नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है 28 पर फोकस। बीजेपी चौकस। बीजेपी एक बार फिर चौकस है। वजह क्या है, मसला क्या है, इसको जानने के लिए ये रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। यहाँ जहाँ 20 साल से बीजेपी की सरकार है, फिर भी बीजेपी इस गढ़ को और मजबूत करने की जुगत में है। जाहिर है उसके लिए पार्टी को अभी से लगना होगा। पार्टी ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी दफ्तर में इसकी तस्वीर भी सामने आई जब मंच पर सभी नेता एक साथ बैठे। सामने थे भोपाल मध्य और उत्तर के वो कार्यकर्ता जिन्हें 2028 के चुनाव में इन गढ़ों को भेदना है। बात भोपाल की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में 35 सीटें ऐसी हैं जिन पर पार्टी का विशेष फोकस है। मध्य विधानसभा हम लगातार 2 बार हार रहे हैं, लेकिन आज कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे होंगे। इससे प्रतीत होता है कि हमारी तैयारी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। निश्चित तौर पर जब हम भोपाल के दो विधानसभा में जब हारते हैं, इस बार जो हमारा ये कार्यक्रम की तैयारी चली है, निरंतर संपर्क संवाद, बूथों पर कार्यक्रम जो हो रहा है, बूथों पर सदस्यता हुई, बूथों पर बैठकें हो रही हैं, बूथों पर कार्यक्रम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मध्य विधानसभा की आगाज हो चुकी है कि तीसरी बार हम हारेंगे नहीं, तीसरी बार हम भारी बहुमत से जीतेंगे। बीजेपी पहले से अपनी तैयारी करती है। इसी लाइन को कांग्रेस ने भी पकड़ा है, जिसका असर जमीन पर दिखता है। कांग्रेस का मानना है कि उसकी सक्रियता से बीजेपी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर हारी है उस पर उसको काम करना चाहिए और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी सीटों पर काम करना पड़ेगा। असल में है क्या, भारतीय जनता पार्टी 2 तरह की गुटबाजी चूज रही है। एक तो वो लोग जो कांग्रेस से लेकर के गई है, उनकी वजह से आपने देखा जिलाध्यक्ष नियुक्त करने में मुश्किल हो गई, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी, और हारने का कारण भी जो भारतीय जनता पार्टी का है वो यही है। बीजेपी 2028 की तैयारी में जुटी है। वो बची हुई 67 सीटों को जीतने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन हकीकत ये भी है कि प्रदेश की करीब 35 सीटें ऐसी हैं जिनको बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। तो कुछ कांग्रेस के ऐसे गढ़ हैं जिन्हें भेदने का सपना वो दशकों से देख रही है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी बोर्ड में रहती है। जो तैयारियां दिखाई दे रही हैं वो इसी का छोटा नमूना है। निश्चित तौर पर बीजेपी चौकस है, लेकिन कैप्टन और कोच बहुत मायने रखते हैं। और अब बीजेपी के पास कैप्टन और कोच वो कोच नहीं है जो 20 और 25 साल पहले थे। अब ये ऐसी बीजेपी है जिसके नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों से पहुंचते हैं, और उनके पास पार्टी की रीति नीति और उसके चिंतन दर्शन से अधिक अब किसी कॉरपोरेट एंगल से उनके पास ये चीज़ें रहती हैं कि कैसे ये प्लान बना है, कितने हज़ार लोगों से एक साथ बात करने का टेली कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे पास है। आरएसएस जरूर अपने पारंपरिक तरीके से काम करता है, और अभी भी जब वो बीजेपी के साथ चुनाव में जुड़ता है तो एक बड़ा अंतर पैदा होता है। और यही वजह है कि लोकसभा के बाद जिन 3 विधानसभा चुनाव में आरएसएस की भागीदारी बहुत ताकत से महसूस की गई, वो तीनों चुनाव बीजेपी ने जीते। जहां भी काम ईमानदारी से और मजबूती से होता है वहां सफलता जरूर मिलती है, लेकिन जहां आप सिर्फ काम करते हुए दिखते हैं और काम होता नहीं, वहां चुनौतियां पैदा होती हैं। तो अब बीजेपी की एक चुनौती ये भी है कि ये नई पीढ़ी, यति साहब, रविंद्र यति जी, जिन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है, वो क्या कुशाभाऊ ठाकरे या अरुण जेटली या सुषमा स्वराज के चिंतन दर्शन की पार्टी को वहाँ तक ले जाएंगे मध्य प्रदेश में, और मध्य और उत्तर का जो किला बीजेपी को चुनौती देता है वहाँ परचम फहरा पाएंगे। जो सवाल है हमारे वो देख लीजिए। क्या 2028 पर बीजेपी का फोकस कांग्रेस का किला भेदने के लिए होगा और क्या वो सफल होगी? क्या समय पूर्व 35 सीटों पर जीत की तैयारी से बीजेपी कार्यकर्ता रिचार्ज होंगे? बैठक में आप देख रहे थे सबके चेहरे। बीजेपी की इस तैयारी से क्या कांग्रेस पर रणनीतिक दबाव बढ़ेगा? ये हमारा तीसरा सवाल है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर शैलेंद्र सिंह पटेल, बहुत स्वागत करता हूं, पूर्व विधायक हैं। हमारे साथ हैं मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, मनोज स्वागत है। ब्रज गोपाल लोया, वरिष्ठ बीजेपी नेता और प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज, आप ही से जानते हैं
रविंद्र यति जी और उनकी सेना और बैठक जिस तरह से मैं देख रहा था, तो माफ़ कीजिए, मैं ये कहने में मैं संकोच नहीं करूँगा कि जोश ज़्यादा दिखा मुझे इस टीम में, और संकल्पना जरूर केंद्रीय नेतृत्व की है, लेकिन हाँ, आपको अगर टक्कर लेनी है तो उसी बीजेपी की शरण में जाना पड़ेगा जो मूल बीजेपी है, जिस बीजेपी के चिंतन दर्शन से ही ये 2 सांसदों की पार्टी आज शीर्ष तक पहुंची है, और उम्मीद है कि बढ़ेगी उस तरफ। देखिए सर जी, समय के साथ चीज़ों को बदलना भी होता है, बदलाव भी होता है, और वही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन निश्चित रूप से कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल कंवर, प्यारेलाल जी की जब बात हम करते हैं तो फिर वो बीजेपी एक अलग होती है, लेकिन वो पार्टी को गढ़ने वाले थे और ये बढ़ाने वाले लोग हैं, तो बढ़ाने की तैयारी तो कर रहे हैं, रविंद्र यति लेकिन वो चिंता रविंद्र यति जी को तो अभी प्रूव करना है। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तो इन लोग को प्रूव करना, तो बढ़ाने की चिंता यही है कि कैसे हम आगे बढ़े, और बढ़ने के लिए आपको वही भारतीय जनता पार्टी को याद करना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों के घर जाना पड़ेगा, आपके साथ बैठक भोजन विश्राम जो भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा करता था उस तरह आपको चलना पड़ेगा। वो अभी कम दिखाई देता है, और उसका असर भी कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हम आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो 163 विधानसभा जीतना भारतीय जनता पार्टी ना, उससे आगे जाकर कहीं वो बात कर रही। महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी ये चाहती कि हम किसी भी तरह जनता के बीच में बने रहें। बार बार जब हम आपसे मिलेंगे या कार्यक्रम करेंगे तो जनता के मन में ये होता है कि शायद ये ज़्यादा सक्रिय है, तो वही सक्रियता दिखाने का एक प्रयास है। और यदि 35-80 सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हारती रही है, उनको यदि वो केंद्र में रख रही है, तो इसका मकसद यही है कि कोई ज़रूरी नहीं कि पिछली बार 163 सीटें आएंगी, लेकिन कहीं कुछ कम ज़्यादा होता है तो यहाँ से कुछ बढ़त मिल जाए, तो जो तैयारियाँ हैं वो बहुत बेहतर है। लेकिन इसके पीछे प्लान वही है, क्योंकि अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, फिर नए प्रदेश के मुखिया मिलना है, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी ये मान रही कि आना जाना लगा रहेगा, पर आप काम में लगे रहिए। अब रविंद्र यति को जिम्मेदारी मिली है भोपाल की, तो वो भोपाल में काम कर रहे हैं, बाकी अलग अलग जिले के कई जिलाध्यक्ष बनते गए, तो सवाल बहुत आप कैसे देखते हैं जिस तरह की कोशिशें चल रही हैं? निश्चित तौर पर चुनाव मैदान में मुद्दों से जीता जाता है और तैयारी से जीता जाता है, और बीजेपी के पास उसके तरकश में ये दोनों तीर होते हैं। उसके पास लाडली बहना भी होती है, मजबूत तैयारी भी होती है, और एक ऐसा समन्वय भी होता है जो कांग्रेस के पास चुनौती के तौर पर अभी तक तो नज़र नहीं आता है। कैसे देखते हैं आप 35 सीटों की तैयारी को? शरद जी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। आपकी बात आपकी जगह ठीक है, लेकिन चुनाव हमेशा जनता जिताती है। जनता के मन में क्या होता है ये समझना बहुत मुश्किल बात होती है। हम चुनावों के पहले जाते कई बार, मध्य प्रदेश का सिनारो देख लें, कहीं तक भारतीय जनता पार्टी का नहीं लग रहा था कि वो चुनाव जीतेगी, लेकिन जो परिस्थितियां बनी वो एक थंपिंग मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाई। समय, काल और परिस्थिति, तो मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत से मामले परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि चुनाव किस परिस्थितियों में हो रहे हैं, उस समय क्या लोगों का भावनाएं बनती हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की बात है, एक राजनीतिक दल होने के नाते अगर वो तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियाँ करता है। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका अपनी जगह है, क्योंकि आज किसी पार्टी जिसकी सरकार हो और उसके कार्यकर्ताओं में थोड़ी चमक तो होती है, जो चमक आज आप देख रहे हैं बीजेपी की अपनी चमक धमक है। अब जैसा कि कहा कि अब वो बीजेपी तो रही नहीं चने गुड़ खा के बनाने वाली, तो खैर ये उनका अपना मामला, मैं उन पे नहीं जाना चाहूँगा कि वो काय में आलीशान गाड़ियाँ हैं और पहले के लोग क्या थे अब के लोग क्या हैं, ये अब उनका अपना मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, हम हमारे स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश में इलेक्शन प्रिपेयरनेस के लिए एक चुनाव प्रबंधन कमेटी का गठन हुआ, जिसको प्रीवर सिंह जिसके मुखिया हैं। तो अभी कभी मध्य प्रदेश में इस तरीके की बात नहीं हुई। 3 लोगों की कमेटी पहले बन गई, वो अपना एनालिसिस कर रहे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं। पिछली बार क्या हुआ उन पे नहीं जाऊंगा कि दिग्विजय सिंह जी वो 66 सीटें देख रहे थे जो हम लगातार हार रहे थे, उन पे उनका फोकस था, उन्होंने अपना काम किया था। तो कोई भी दल जो हारी हुई सीटें उन पे फोकस करता है, जीतने का प्रयास करता है और जीती हुई सीटें बरकरार करने का प्रयास करता है। जो भारतीय जनता पार्टी के सामने मैं एक कांग्रेस से हटके अगर कोई बात करना चाहूँ, एक निर्भक एक तरीके से इससे हटके अगर कांग्रेस के नाते बात करूँ, तो चैलेंज ये है कि जो सीटें जीती हैं वो बरकरार करना, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ी बात होती है। और लगातार 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी और लगातार जीती हुई सीटों पे लोगों के एक्सपेक्टेशन पे पूरा और खरा उतरना, जो कहीं पिछले 1-1.25 साल में मध्य प्रदेश में दिख नहीं रहा है आगे जाके, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। चाहे गेहूं का 27 रुपए क्विंटल खरीदने की बात हो, चाहे लाडली बहना को 3000 रुपए देने की बात हो, 31 रुपए क्विंटल में धान देने की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, आज 50 रुपए उस पर दाम बढ़ गए जो कि 500 रुपए देने की बात, तमाम बातें हैं। और चुनाव आते हैं, बेरोजगारी अपनी जगह, भ्रष्टाचार, सौरभ शर्मा जी, तो ये तमाम मामले एंटी इनकम्बेंसी हैं। अब उनको डील करना, कैसे करते हैं, क्या शिगुफा लाते हैं, क्या लाते हैं, वो समय बताएगा। लेकिन मैं आपकी पूरी बात का लुब्बे लुआब नहीं समझ पाया।
आपने उसको एंटी इनकम्बेंसी के सिरे पर भी घुमाया, जीतते हुए भी। चलिए दूसरे चरण में समझूंगा कि और मजबूती से आप कैसे कांग्रेस की तैयारी को या बीजेपी की रणनीति में सेंध लगाने की अपनी कोशिशों को किस तरह से आप व्यक्त करते हैं। लोया साहब, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बसंत खिला है, सुरभित पुष्प हैं, चारों तरफ आनंद है, लेकिन इसी के पीछे चुनौती छिपी रहती है। और कहा जाता है कि जब आप बहुत आश्वस्त होते हैं, चुनौती उसी समय मौजूद होती है, इसीलिए बीजेपी शायद कभी आश्वस्त नहीं होती। वो एक परीक्षा खत्म होते ही उससे बड़ी परीक्षा की तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन इसमें कार्यकर्ता थकता है, लोया जी भी थकते हैं, क्योंकि उनको भी आखिर आगे जाकर राजनीति में वो भी किसी उद्देश्य के लिए आए हैं। तो ये सारी प्रक्रिया क्या एक मशीन बन चुकी बीजेपी पूरी करती चलेगी? नए कार्यकर्ताओं को उचित स्थान, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान के साथ कि अब आप दूसरे दायित्व तो संभालें और इसी में चुनाव जीतना। देखिए शरद जी, हमने बचपन से ये सुना है कि शिखर पर पहुंचना उतना कठिन नहीं है जितना शिखर पर बने रहे। भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश में अपने शिखर पर, तो यदि हम शिखर पर हैं तो वहां के तक बने रहने के लिए निश्चित हमें मेहनत करना पड़ेगी और वो मेहनत कार्यकर्ता ही करेगा। जितना मैंने राजनीति को जाना है उतना ये है कि जनता के काम, जो उसके सार्वजनिक काम है जिससे उसका जीवन बदलता है, दूसरा जनता तक अपनी विचारधारा को पहुंचाना, और तीसरा जनता के प्रति आपका व्यवहार, ये तीनों मिलकर एक ऐसा गुलदस्ता बनाते हैं कि जिससे जनता आपकी तरफ आकर्षित होती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार हार से सीखती है, और सीखती क्यों है? क्योंकि हम ये दिल से स्वीकार करते हैं कि ये हम हार गए हैं। हम उसका ठीकरा किसी पर नहीं फोड़ते कि वहां किसी ने भीतरघात किया इसलिए, या कहीं कहने लगे कि मशीन गड़बड़ हो गई, कहीं कहने लगे कि नहीं खरीद लिया, कहीं कहने लगे कि प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, कहीं कहने लगे कि चुनाव परिणाम गलत है। तो देखिए सीखेगा हमेशा वही जो पहले हार को स्वीकार करे। हमने सबसे पहले 1984 की हार को स्वीकार किया और उसके बाद पार्टी ने अपने आप को संपूर्ण रूप से रिवाइव किया और हम 1996 में सरकार में आ गए। फिर इसके बाद हमने देश के स्तर पर बात कर रहा हूँ, 2004 और 2009 में हम हारे। पार्टी ने अपना सब कुछ आमूल बदला, नेतृत्व बदला, और 2014 से हम पुनः लगातार सरकार में हैं, तीसरी बार सरकार में। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि किस तरह दिग्विजय सिंह जी के जमाने में जब वो कहते थे कि चुनाव जनता के काम करके नहीं जीते जाते, मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी ने लीडरशिप को भी विकसित किया, और लीडरशिप के साथ साथ जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी उसको हम जनता के बीच में प्रभावी तरीके से ले गए। और एक और कांग्रेस का था, कांग्रेस में क्या था, दरबार चला करते थे कि पिछौर तो केपी सिंह साहब का है, तो लाहौर तो गोविंद सिंह जी का है, तो धार में तो साहब छतर सिंह दरबार है, वहां तो उनका दरबार चलता है। हमने इन मिथकों को तोड़ा और उन मिथकों से जो सीट हम जीत कर लाए उन्हें लगातार मेंटेन भी किया। दरबार तो ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि आपके यहाँ उसको ध्वस्त करने का मैकेनिज्म भी केंद्रीय नेतृत्व के पास है। नहीं तो दरबार एक स्थायी अनिवार्य बुराई की तरह है जो हर पॉलिटिकल पार्टी में मौजूद रहता है। लेकिन आप यानी बीजेपी जिस तरह से अकल ठिकाने पर लाते हैं वो भी कमाल की चीज़ है, और जो कांग्रेस के लिए करना अभी तो दूर दूर तक संभव नहीं है कि सितारे पर बैठे किसी नेता को एकदम किनारे पर कर दें, ये कहते हुए कि आपने बहुत सत्ता का उपयोग, आनंद सब कुछ पार्टी ने आपको दिया है, अब आप धैर्य से जो दायित्व दिया गया है उसको लेकर चले। मनोज, ये बीजेपी की एक बड़ी ताकत है जिसको हम कहते हैं कि आपकी हैसियत आपको बता दी जाती है कि अब आपकी वो हैसियत नहीं है, और ये एक बहुत कठोर फैसला होता है। जैसे कॉरपोरेट लॉज होते हैं कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपके लिए ग्रीन स्लिप है, नहीं तो पिंक स्लिप है कि चलिए आगे बढ़िए, ये रहा आपका बही खाता, आपने इतना किया, इतना नहीं किया। मध्य प्रदेश को लेकर आपको क्या लगता है? अब तक बीजेपी की जहां भी सफलता रही है वहां बाइपोलर पॉलिटिक्स नहीं रही है। चाहे उसने जहां भी सरकारें बनाई हो, कांग्रेस को बिल्कुल मार्जिनलाइज किया हो, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी का सहारा मिला। मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस की उम्मीद आप इसी पे देखते हैं कि यहाँ दो ही दल हैं और कोई तीसरा मैदान में नहीं है? देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि दो ही दल है, और जो दो दली की बात आप कह रहे हैं उसका लाभ दोनों दलों को मिलता रहा। चाहे भारतीय जनता, आज भी देखिए कांग्रेस का जो वोट बैंक है
जो प्रतिशत है वो यथावत बना हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं आता, 1-2% में सारा कमाल हो जाता है और सरकार बदल जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद इसी चीज़ को समझ रही। कांग्रेस ने भी बहुत बदलाव किए। मैं कई बार अभी बीच में चर्चा में आपसे कहा हूं कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की इतनी सक्रियता, जीतू पटवारी बने उसके बाद चीज़ें परिवर्तित होते नजर आई। कमलनाथ जी का अपना तरीका रहा, आज भी अधिवेशन हुआ तो उसमें शायद चर्चा यही हुई कि कैसे हम मध्य प्रदेश या गुजरात जैसे राज्य जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हैं उसको कैसे बेहतर करें। लेकिन कांग्रेस के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास यह है कि वो कहते नहीं हैं, वो करते हैं। और कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए शरद जी। यदि आप उसको करते रहेंगे जैसे भी है, जैसे आज कुछ मंडल अध्यक्षों से मेरी बात हो रही थी तो वो इस बात को लेकर परेशान है कि भाई साहब बन तो गए हम इस उम्मीद से कि मंडल अध्यक्ष बने, पर रोज सुबह एक नया कार्यक्रम मिल जाता, हम कैसे करें, पैसा कहाँ से लाए, तो खर्चे भी बहुत हैं। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था भी मुझे लग रहा है एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। हालांकि सत्ता में लगातार बनी है, पर कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो अगले विधानसभा में दिखेगी शरद जी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में वो सब नहीं दिखा है जो आप और हम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में अब देख रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है जिसको लोया साहब भी समझते हैं कि 10 से 12 करोड़ कार्यकर्ता हैं। इसमें आकांक्षी कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह है जो सत्ता में, संगठन में अपनी भागीदारी की प्रतीक्षा कर रहा है। आप उसको अनंत काल तक इंतजार नहीं करा सकते हैं। आपको वो मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा बहुत निर्ममता से आगे जाकर, कि आपको प्लान करना पड़ेगा कि 5 साल का एक टर्म इतना काफ़ी है विधायक के लिए, चलिए सांसद के लिए इतना टर्म काफ़ी है, आइए अब आप आइए, अब आप आइए। ये राजनीति में बहुत कठिन है, इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो ये रैंक एंड फाइल बाउंस बैक भी करती है। आपकी चुनौती शैलेंद्र जी दूसरी रही है। अभी विवेक तनखा जी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा असहमति हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है, जिसे बीजेपी और मीडिया दोनों तरफ उनका इशारा था कि इस तरह प्रस्तुत कर देते हैं जैसे हमने गुनाह अजीम किया है। इज इट ट्रू सर? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में अपनी व्यक्तिगत बात रखना या किसी के विचार से नहीं मिलते हुए विचार व्यक्त करना ये होना चाहिए, क्योंकि हम कोई डिक्टेटरशिप में तो है नहीं कि किसी एक ने कह दिया उसी पे सब चल पड़े। विचार मंथन होना चाहिए। जब जनता की बात होती है, आम जन की बात होती है, बेहतरी के लिए जब बात होती है तो कई तरह के विचार आते हैं और हर व्यक्ति के अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति होती है। अब उन विचारों की अभिव्यक्ति को किस तरीके से कोई लेके जाए एक अलग विषय हो जाता है। आप उसी को ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी वो प्लेटफॉर्म देती है कि जहां अपने अपने विचार रखे जाते हैं, अपने अपने आइडियाज रखे जाते हैं, फिर कलेक्टिव होकर जो सहमति बनती है उस पर चलते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी इससे कोसों दूर है, वहां पे फरमान जारी होते हैं, उस फरमान के ऊपर सारे के सारे लोग चलते। लेकिन ये दौर फरमानों का ही है। देखिए, समय बदलता है शरद जी। आज आपका डिसिडेंट ऐसा देखा जाता है जैसे मतभेदों से घिरी हुई है कांग्रेस। देखिए, तो परसेप्शन बनाने की बात है और भारतीय जनता पार्टी को परसेप्शन बनाने में महारत हासिल है। कहीं ना कहीं जो देश के अंदर माना मैंने, अगर ये परसेप्शन है तो ये आपकी चुनावी संभावनाओं को तो बुरी तरह डैमेज करते हैं। देखिए, मैं आपसे मैं बीच में मैं बात रुक गई थी कि परसेप्शन बनाने में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक महारत हासिल है और कई बारे में जो नहीं है उन बातों को भी वो जनता के बीच इस तरीके से फैलाते हैं कि शायद यही सत्य होगा। हमें इस बात को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से चुनौती को स्वीकार करना, ये हमें अपने आप में बदलाव लाना है कि जब हमारे अगेंस्ट कोई इस तरह का परसेप्शन बनता है जो वाकई सच नहीं है, उससे हम कैसे डील करें। ये सबसे बड़ी चुनौती है। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लड़ना अपने आप में एक चुनौती है, उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो एक लोगों के बीच में एक मुद्दा बना दिया जाता है जो कि सही भी नहीं हो, उसको हम कैसे डील करें और लोगों को सही बात कैसे पहुंचाएं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन राहुल जी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो ये कहते हैं तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हम ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित में उलझे रहे और ओबीसी हमसे छिटक गया। ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार है कांग्रेस के लिए कि आपने क्या गलतियां की। लेकिन आपने बीमारी ढूंढ ली। मैं लौटता हूं, दवा ढूंढनी है अब आपको। लोया साहब जी। देखिए शरद जी, मैं एक बात कहूंगा, अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि हम परसेप्शन बनाने में माहिर। शरद जी, ये तो एक दुनिया का सत्य है कि झूठ के पैर नहीं होते। यदि हम परसेप्शन झूठा बनाते तो वो टिकता नहीं। यदि वो लगातार है, केंद्र में भी लगातार है और प्रदेश में भी लगातार है, तो वो झूठ नहीं है, वो सत्य है। केवल ये है कि आप किसी भ्रम में थे। दूसरी बात, आज मैं शरद जी उन लोगों की चर्चा जरूर करना बहुत जरूरी समझता हूं जिनके बारे में कभी चर्चा आता हूं। राजनीति में आज वास्तविकता यह है कि जो लोग सक्रिय राजनीति में हैं, निश्चित है वो 24 घंटे 365 दिन राजनीतिक आयोजनों में और कार्यक्रमों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, लोगों के यहाँ आते जाते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत कौन है? भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत है वो पूर्णकालिक कार्यकर्ता।
और वो पूर्णकालिक कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं करता। वो खुद भी कहीं दावेदार नहीं होता है, ना वो कोई दावेदार है, ना किसी दावेदार को प्रस्तुत करता है, मगर फिर भी पार्टी की विचारधारा को बढ़ाता है, संगठन का ढांचा तैयार करता है, मुद्दे तय करता है और फिर कहीं अदृश्य हो जाता है, उस सीट पर फिर चला जाता है जो आकांक्षी होती है। और एक बात मैं फिर से कहूंगा कि हम 2018 में हारे थे, मैंने पहले कहा था, हमने स्वीकार किया कि हम चुनाव हारे और उसका परिणाम क्या हुआ, माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हमने ऐसी विधानसभाओं को चिन्हित किया, उन्हें आकांक्षी विधानसभाओं का नाम दिया और माननीय हितानंद जी के नेतृत्व में हमने उसमें एक एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता की नियुक्ति करी और वो पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं ने उनमें परिणाम बदलने का काम किया। जो 2023 के परिणामों ने सबको चौंका दिया था, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर थी तो उन आकांक्षी विधानसभाओं के उन पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की थी जिन्होंने निश्चित इस परिणाम को बदला है। बोलिए पटेल साहब जल्दी से। गोपाल जी शायद ऐसा कह रहे थे कि शायद आदि अनादि काल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, शायद वो समय है, हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा हो गया, लेकिन समय बदलता है, इसका आप ध्यान रखें ब्रजगोपाल जी। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस बात में आपने ऐसा कहा कि आदि अनादि काल से सत्य स्थापित है भारतीय जनता पार्टी का। धन्यवाद आपका इस जो आपने खुशफहमी पाल रखी है। फिर भी आपने चुनाव कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हैं उस खुशफहमी को आप रखें, आप उसको रख सकते हैं। उन्होंने आदि अनादि ऐसा तो मुझे सुना ही नहीं दिया। क्यों लोया साहब, आपने ऐसा कहा क्या आदि अनादि काल से? उन्होंने कहा लंबे समय से, इतने समय से हम जीत रहे हैं, अपनी इस तरफ कमी उनका को इशारा अपनी कमी था। मानते हैं, जी। दूसरों पर नहीं ढोते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे में आपको देखिए 2004 से 14 तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, 2 टर्म की, 3 टर्म की भारतीय जनता पार्टी की हो गई, लेकिन प्रस्तुत ऐसा कर रहे हैं कि शायद आदि अनादि काल से वही होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी को भी देखना है अपनी ताकत को, कि जिस ताकत को उसने डेवलप किया है। ये बात बिल्कुल सही कही लोया जी ने कि एक कार्यकर्ता आता है, वो LIC का एजेंट है, जीविकोपार्जन के लिए वो बीजेपी पर निर्भर नहीं है, क्योंकि उसे सिखाया यही गया है कि तुम अपनी दाल रोटी की व्यवस्था अपने कर्म से करोगे और तुम्हारा उद्देश्य बीजेपी में कोई पद पाना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य है 370, तुम्हारा उद्देश्य है मथुरा काशी, तुम्हारा उद्देश्य है एक देश एक चुनाव। इस विचार के प्रति वो इतना समर्पित है कि वो उसी को आदर्श मानकर ओढ़ना बिछोना करता रहता है। हाँ, लेकिन ये बहुत मूल्यवान कार्यकर्ता है क्योंकि ये स्वाभिमानी है। संगठन को और सरकार को उसके पास जाना चाहिए। कभी ऐसी नौबत ना आए कि वो संगठन और सरकार के पास आए और वहाँ उसका वो मान सम्मान ना हो जिस तरह से चाणक्य को पीड़ा हो गई थी। बीजेपी को इसका बहुत ध्यान रखना होगा और कांग्रेस को भी कार्यकर्ता ही संभालना है, क्योंकि अगर चुनावी राजनीति या चुनावी लोकतंत्र की चाबी से जीत का कोई दरवाजा खुलता है तो वो खुलता है का से, यानी कार्यकर्ता से। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत।